चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इस फैसले ने इस आंदोलन से जुड़े कई लोगों को रोष से भर दिया था। उन्हीं में से कुछ नाम थे राम प्रसाद बिस्मिल, चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां। देश के हालात इन्हें परेशान करने लगे। क्रांतिकारी विचारधारा से ताल्लुक रखने वाले इन वीरों ने अपने साथियों के साथ मिलकर वतन को आजाद कराने की कसम खाई थी। लेकिन सवाल था कि क्रांति के लिए शस्त्र चाहिए थे, पर शस्त्रों के लिए पैसा कहां से आता। राम प्रसाद बिस्मिल को हालात परेशान कर रहे थे। एक बार वो लूट के लिए साथियों के साथ निकले तो पुलिस को खबर लग गई। मुठभेड़ हुई और राम प्रसाद ने नदी में कूदकर अपनी जान बचाई। लोगों को लगा कि अब राम प्रसाद नहीं रहे। करीब 1 साल तक पंडित राम प्रसाद भूमिगत रहे। इस दौरान उन्होंने राम, अज्ञात और बिस्मिल के नाम से कई कविताएं और किताबें लिखीं। ये वो दौर था जब अंग्रेज हिंदू और मुसलमानों के बीच फूट डालकर क्रांति को दबा देना चाहते थे। लेकिन राम प्रसाद बिस्मिल को अशफाक उल्लाह खां का साथ मिला और दोनों युवा क्रांति की आवाज बने। जैसा मैंने शुरुआत में बताया था कि युवाओं के एक धड़े का महात्मा गांधी की नीतियों से मोहभंग हो चुका था और इसी सिलसिले में वो दिन आया जब वो कुछ बड़ा करने की योजना बनाने लगे। क्रांतिकारियों ने अपनी लूट की रणनीति बदलने का फैसला किया और सरकारी खजानों को लूटने की योजना बनाई। काकोरी ट्रेन डकैती इसी दिशा में क्रांतिकारियों का पहला बड़ा प्रयास था। कहा जाता है कि काकोरी षड्यंत्र के संबंध में जब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दल की बैठक हुई तो अशफाक उल्लाह खां ने ट्रेन डकैती पर आशंका जताते हुए कहा था कि इस डकैती से हम सरकार को चुनौती तो जरूर दे सकते हैं, लेकिन संभव है कि यहां से हमारी पार्टी के दमन की शुरुआत भी हो जाए। लेकिन अधिकांश क्रांतिकारियों का कहना था कि ये उचित समय है जब हम इस काम को अंजाम दें। राम प्रसाद बिस्मिल का साफ मानना था कि जो पैसा अंग्रेज यहां से वसूलते हैं वो भारत का पैसा है, हमारा पैसा है। काकोरी में ट्रेन डकैती की योजना बहुमत से उस दिन पास हो गई। 9 अगस्त 1925 की रात लखनऊ स्टेशन से ठीक पहले काकोरी की ओर ट्रेन बढ़ रही थी। दूसरे दर्जे के कंपार्टमेंट में चेन खींची गई और चंद सेकंड के अंदर गाड़ी रुक गई। सारे क्रांतिकारी उस डब्बे की ओर पहुंचे जहां खजाना रखा था। लोहे का संदूक उतारा गया और राम प्रसाद बिस्मिल ने कुल्हाड़ी के वार से उसे तोड़ दिया। जितना पैसा अंग्रेज उसमें भर कर लाए थे, बिस्मिल, अशफाक और बाकी क्रांतिकारी चादरों में लपेटकर लखनऊ की ओर उसे ले गए। यह कोई छोटा काम नहीं था। केवल 10 युवकों ने उपनिवेशवादी ताकत के जीवन में जलजला ला दिया था। इससे क्रांतिकारियों का उत्साह बढ़ा। शस्त्रों की खरीद के लिए पैसे दिए गए। इतनी बड़ी घटना हुई। जाहिर है अंग्रेज शांत नहीं रहते। उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। छापेमारी शुरू हुई और एक क्रांतिकारी बनवारी लाल सरकारी गवाह बन गए। उसके बाद क्रांतिकारियों की धरपकड़ शुरू हो गई। पुलिस ने इस घटना से संबंधित किसी भी व्यक्ति की जानकारी देने के लिए इनाम की घोषणा कर दी। 26 सितंबर 1925 की रात राम प्रसाद बिस्मिल के साथ पूरे हिंदुस्तान में 40 युवकों को गिरफ्तार कर लिया गया। काकोरी कांड के सभी क्रांतिकारियों को लखनऊ जिला जेल के बैरक नंबर 11 में एक साथ रखा गया और हजरतगंज लखनऊ की एक आलीशान बिल्डिंग में अस्थायी अदालत का निर्माण किया गया। जिक्र मिलता है कि यह जगह लखनऊ की रिंग थिएटर थी। सभी क्रांतिकारियों पर मुकदमा चला। ये अपने समय की अपनी तरह का एक ऐसा ऐतिहासिक मुकदमा था जो लगभग 10 महीनों तक चला और सरकार किसी भी कीमत पर सजा देने पर उतारू थी और इसके लिए 10 लाख रुपए खर्च किए गए। दूसरी तरफ मुकदमे के दौरान शुरू में राम प्रसाद बिस्मिल ने अपनी पैरवी खुद की, लेकिन बाद में उनकी अर्जी रद्द कर दी गई। जैसा अनुमान था वैसा ही फैसला हुआ। जज हैमिल्टन ने फैसला पढ़ते हुए राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र नाथ लाहिड़ी, रोशन सिंह और अशफाक उल्लाह खां को फांसी की सजा सुनाई और अन्य सभी को करीब 10 साल की कैद हुई। क्रांतिकारियों की मदद के लिए कुछ लोगों ने डिफेंस कमेटी बनाई। फैसले के खिलाफ अपील की गई, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। कहते हैं कि अपनी अपील लिखने के लिए राम प्रसाद बिस्मिल ने गोरखपुर जेल के भीतर कुछ कागज कलम मंगाए। अपील तैयार करने में तो बहुत कम कागज इस्तेमाल हुए, लेकिन बाकी बचे हुए कागज का इस्तेमाल उन्होंने अपनी आत्मकथा लिखने में लगाया।
इस षड्यंत्र के लिए सबसे पहले राजेंद्र नाथ लाहिड़ी को फांसी दी गई। इसके बाद इस योजना के मुख्य सूत्रधार रहे रामप्रसाद बिस्मिल को फांसी दी गई। कहा जाता है कि बिस्मिल के लिए जेल के बाहर इतने लोग इकट्ठा थे जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। फांसी के बाद उनका शव उनके माता पिता को दिया गया। बिस्मिल की शव यात्रा में करीब 1.5 लाख लोग शामिल हुए और राप्ती नदी के किनारे उनका अंतिम संस्कार कर दिया गया। इसके बाद ठाकुर रोशन सिंह को इलाहाबाद और अशफाक उल्ला खां को फैजाबाद में फांसी दी गई। इन सब के बीच काकोरी कांड में चंद्रशेखर आजाद को अंग्रेजों ने बहुत ढूंढा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद अंग्रेजों से बचने में कामयाब रहे। हालांकि बाद में 1931 में कैसे अंग्रेजों का सामना करते हुए वो शहीद हुए, ये एक अलग कहानी है जिस पर हम फिर कभी बात करेंगे। वैसे जब कभी हम आज़ादी के संघर्ष की बात करते हैं तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि इस संघर्ष में किसी का योगदान कम तो किसी का ज्यादा हो सकता है, किसी विचारधारा का पलड़ा भारी तो किसी का हल्का भी हो सकता है, लेकिन हमें अपनी विचारधारा के भीतर इतना नहीं डूबना चाहिए कि हमें किसी का योगदान दिखलाई ना पड़े। इसलिए आज़ादी के इस संघर्ष में हर उस घटना, हर उस शख्स पर बात की जानी चाहिए जिन्हें हम भूलते जा रहे हैं, भुलाते जा रहे हैं या जिन पर बेहद कम बात होती है। काकोरी की घटना निश्चित रूप से आज़ादी के संघर्ष का एक अहम चरण रही है। तो ये थी जानकारी इतिहास के पन्नों से काकोरी कांड के बारे में। और अब एक सवाल, मैंने इस प्रोग्राम में रामप्रसाद बिस्मिल की फांसी का जिक्र किया। आपको बताना है कि रामप्रसाद बिस्मिल को उत्तर प्रदेश में कहां फांसी दी गई थी। उस जिले का नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही ये भी जरूर लिखें कि आपको ये कार्यक्रम कैसा लगा। जल्द हाजिर होंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। देखते और सुनते रहिए बातें यूपी की।